नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। निफ्टी फाइनेंस की वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में शानदार तेजी, करीब 150 अंक चढ़कर निफ्टी 17,900 की पार निकला। रिलायंस, इंफोसिस, आईटीसी लगा रहे हैं जोर। निफ्टी बैंक भी 100 अंक ऊपर, लेकिन मिड कैप्स में दबाव कायम। आईटी शेयरों में आज रौनक। निफ्टी आईटी करीब 1.5% उछला। इंडेक्स के सभी 10 शेयरों में खरीदारी। एल&टी टेक सर्विसेज, एचसीएल टेक, पर्सिस्टेंट 2% तक ऊपर। आईटीसी में अभी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी सरकार। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे का बड़ा बयान। सरकार की कंपनी में 7.86% हिस्सेदारी। moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आईटीसी 2.5% ऊपर। रिटेल के बाद अब होलसेल महंगाई दर भी अनुमान से ज्यादा बढ़ी। 4.54% अनुमान के मुकाबले जनवरी में 4.73% रही होलसेल महंगाई दर। खाद्य महंगाई दर में दिखा सबसे ज्यादा उछाल। अदानी शेयरों में आज बिकवाली। ग्रुप के 5 शेयर 5% के लोअर सर्किट में। अदानी एंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट में भी 5% तक की कमजोरी। इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। अदानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एएनआई के साथ इंटरव्यू में कहा, बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं, सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे कर्मचारियों के फोन जब्त किए। कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब कर रहा है कारोबार। कल के पेन को ओवरकम करते हुए आज निफ्टी अब आपको 17,900 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखेगा। तो डेज हाई पर मार्केट अब ट्रेड कर रहे हैं। जहां खुले वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़े। हालांकि इससे फ्रंट लाइन स्टॉक्स ही जो ये स्ट्रेंथ लैंड कर रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में कोई बहुत ज्यादा एक्शन तेजी का है नहीं। इनफैक्ट वहां पर ब्रेथ जो है वो नेगेटिव ही है। सेंसेक्स 538 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है डे हाई पर। एक बार निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं और उसके बाद एक बार क्यूज भी देखेंगे। निफ्टी बैंक 136 अंक ऊपर अब आ चुका है। यहां पर 1.25% की बढ़त है और 41,419 के लेवल से। मिड कैप्स देखिए थोड़ा रिकवर जरूर हुए हैं उनके लोअर लेवल से, क्योंकि 1.25% की कमजोरी हम देख रहे थे, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.25% नीचे कर रहा है। तो यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस और एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब तक के अगर संकेत देखेंगे तो सिर्फ अमेरिका के फ्यूचर्स को देख लेते हैं, जहां से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि अमेरिका के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने मार्केट ब्रेथ भी थी। मार्केट ब्रेथ एक बार वापस लेकर आते हैं, क्योंकि आपको निफ्टी 17,900 के ऊपर दिखाई दे रहा है, मजबूती दिखा रहा है, डेज हाई पर है, लेकिन ब्रेथ नेगेटिव है, क्योंकि मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में बाइंग नहीं है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 1861, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 978 है। तो चलिए अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बड़ी बातें आपको बताते हैं। दिन के हाईस पर तो मार्केट आ चुके हैं। रिलायंस, इंफोसिस, आईटीसी जैसे जो स्टॉक्स है वो पूरी सपोर्ट लैंड कर रहे हैं और आईटीसी तो एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा भी है। अगर आप पिछले 3-4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड स्पेशली देखेंगे, मार्केट में टर्बुलेंस रही, लेकिन वो अपने अलग चाल उस स्टॉक ने दिखाई है। फिलहाल निफ्टी 17,900 के ऊपर, बैंक निफ्टी में 150 अंकों की तेजी। मिड कैप्स का जो प्रेशर है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन इंडेक्स अभी भी लाल निशान में है। सबसे ज्यादा बाइंग दिखेगी आपको आईटी में। आईटी और एफएमसीजी का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। दोनों इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर हैं। चुनिंदा ऑटो और एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी दिखेगी। प्रेशर कहां है? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की धुलाई बरकरार है। लोअर सर्किट पर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, रियल्टी पावर में भी सेलिंग देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो अब करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार। निफ्टी की चाल अलग है, बैंक निफ्टी की अलग और मिड कैप्स की अलग। अगर आज की अब तक की परफॉर्मेंस देखें, निफ्टी पर कन्विक्शन क्या कहता है अब? वेल, गुड आफ्टरनून दीपाली। 17,900 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस पहले भी था, आज भी रहेगा। यहाँ पर 18,000 एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं कहूंगा। उसके थोड़ा साइडवेज मूव मिले, लास्ट के 1 घंटे में हो जाता तो ठीक है, लेकिन 17,900 जहां पर ये ट्रेड करा है निफ्टी, ये एक अच्छी जगह है रुकने की। हो सकता, लेकिन वीकनेस नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर अप मूव मिलता है तो 41,600, 500, 600 के बीच में जा सकता है। बस ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन साइडवेज जोन पर है बैंक निफ्टी। निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है। ओके,
निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, ये गाबा साहब का व्यू है और वो साफ तौर से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है 17,900 के ऊपर अब डिसाइसिवली टिकते हुए निफ्टी। चलिए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। गाबा साहब बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, यहाँ पर साइडवेज मोड पर है, बायस अपसाइड है, इतना कह सकते हैं। साइडवेज मूव में बायस अपसाइड 149 पर ट्रेड कर रहा है, 148 का स्टॉप लगाइए, अपसाइड 152 पॉसिबल है। अप मूव मिल जाता है ना, गुड डे, तो अशोक लेलैंड में 3 रुपए भी दिखते हैं, तो हो सकता है 152 चला जाए। लेलैंड एक ट्रेड गावा साहब की ओर से, और ऑटोज में इनफैक्ट आज हमने काफी सिलेक्टिव बाइंग देखी भी है आज के सेशन में। तो ये राय है गावा साहब की, फिलहाल 149 के आसपास कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप्स की तो लगातार धुलाई हो ही रही है, अभी थोड़ा पेन कम जरूर हुआ है दिन के दौरान, लेकिन अभी भी प्रेशर में ही ट्रेड कर रहा है ये इंडेक्स, 90 पॉइंट अभी भी नीचे है। पॉकेट्स अगर देखेंगे आज के सेशन में तो सरकारी बैंक स्टॉक्स आज इनफैक्ट मिले जुले हैं। आपको कुछ बैंक स्टॉक सरकारी स्पेस के तेजी में भी दिखेंगे, जैसे कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ज्यादातर स्टॉक्स दबाव में है। तो हमने गिरने वाले स्टॉक्स पिक किए, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ 1% से लेकर 2.5% की कमजोरी आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगी। एनबीएफसीज में जीआईसी, मुथूट फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। मुथूट फाइनेंस हालांकि दिन के लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, जब हमने लिस्ट निकाली थी तब ये स्टॉक 3-4% नीचे कारोबार कर रहा था। एनबीएफसीज के अलावा रियल्टी स्टॉक्स, इंडियाबुल्स रियल लगातार वीक अर्निंग्स के बाद टूट रहा है, 11% नीचे आज भी। फिनिक्स मिल 3.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बैक्रोटेक डेवलपर्स में भी 2% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है फिलहाल। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भारी गिरावट, 5% के लोअर सर्किट चारों स्टॉक्स में आपकी स्क्रीन पर। अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस 5-5% नीचे है आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल इन स्टॉक्स का हाल। आईटी में दिखा देते हैं रौनक कहाँ है। आईटी में केपीआईटी टेक, साइन 63 मून्स मजबूती दिखा रहा है। एलएनटी टेक सर्विसेज जिससे स्टॉक्स में तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। फार्मा भी दिखा देते हैं, फार्मा में भी सेलेक्ट बाइंग है। न्यूलैंड लैब्स, ग्लेनमार्क फार्मा, डचमन फार्मा, मार्क्संस फार्मा, यहाँ 2% से लेकर 11% तक की तेजी। न्यूलैंड लैबोरेटरीज 11% के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए, मार्क्संस फार्मा में भी 4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो चलिए ये है यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स का हाल। तो ये तो मिड कैप्स की बात हुई, लेकिन अब बात करेंगे अर्निंग्स की, और रुख यहाँ से सीधे कर लेते हैं बोर्डरूम का। और इनफैक्ट बोर्डरूम में हमारे साथ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आपके लिए ले आते हैं। दरअसल सीमेंट पर जीएसटी दरों में राहत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, और भारी भरकम रेवेन्यू घाटे के चलते जीएसटी काउंसिल में सहमति बनने के आसार नहीं है। और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था इंडस्ट्री को कि सीमेंट पर जो 28% जीएसटी लगता है उसमें कमी करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, फिटमेंट कमेटी में चर्चा हुई है, उससे ये आकलन हुआ है कि जो 28% जीएसटी अगर उसको कम करके 18% करते हैं तो करीब इसमें 16,000 करोड़ रुपए का सालाना लॉस हो सकता है रेवेन्यू का। इस बात को लेकर कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस है, और इस लॉस को फिलहाल कई सारे राज्य जो है इस पर सहमति नहीं दे पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि ये बैठक में एजेंडा एक तरह से टेबल आइटम के तौर पर आए, लेकिन इस पर कोई फैसला न हो, क्योंकि अभी तक जो जीएसटी के एजेंडे में सीमेंट को लेकर कोई भी मुद्दा शामिल नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे कई सारे इश्यूज हैं, उसमें एक और इशू है जो एमयूवीज या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स को स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के बराबर जो कंपनसेशन सेस लगाने का मसला था, वो टल सकता है। फॉर रिलीफ एमयूवी सेगमेंट को मिल सकती है, क्योंकि जो पिछली जीएसटी काउंसिल में जो क्लैरिफिकेशन आया था एसयूवी को लेकर, उसी सेम स्पेसिफिकेशन को लेकर एमयूवी पर भी अप्लाई करना था। लिहाजा लेकिन फिटमेंट कमेटी में अभी भी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है, सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा ये मुद्दा टल सकता है। इसके अलावा जो मिलेट्स है, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सरकार मना रही है, तो मिलेट्स पर जो 18% की जीएसटी लगती है उसमें कमी की जा सकती है, 5% या फिर 0 भी किया जा सकता है। तो ये कुछ एजेंडे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की बात कर दूं, ऑनलाइन गेमिंग का जीओएम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फिलहाल वो एजेंडे में शामिल नहीं है। जो एजेंडे में शामिल है वो है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, और कुछ पान मसाले को लेकर जो एक और जीओएम बनी थी, उस दोनों रिपोर्ट पर चर्चा होने के आसार हैं। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स आलोक ने बताई। 18 फरवरी को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से अलग अलग मुद्दों पर, वो तमाम बातें यहाँ पर आलोक ने समझाई। लेकिन यहाँ से बढ़ेंगे आगे और रुक कर लेते हैं बोर्डरूम का।
और अर्निंग्स पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स के इनफैक्ट रिजल्ट्स आए हैं और रवि जाकर हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर्स अगर देखेंगे तो नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर ही दिखाई दिया है। वीक अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं क्योंकि सेल्स 26% डिक्लाइन हुई हैं और प्रॉफिट्स में भी 53% का डिक्लाइन है। रवि जी नमस्कार, पहले तो ये बताइए कि ये जो डीमर्जर का इम्पैक्ट है इन नंबर्स पे या कुछ और भी फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर दिखाई दे रहा है, बताइए। जी, इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर शो। तो अगर हम बात करें तो मैं आपको एक तो शॉर्ट टर्म नजरिया देता हूँ जो डीमर्जर का इम्पैक्ट और एक लॉन्ग टर्म में बिजनेस कहाँ दिखता है। तो शॉर्ट टर्म में जो लोगों ने नतीजे देखे उसमें क्या हुआ है कि हमारा जो डीमर्जर का प्रोसेस है उसमें एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया है जो उनकी वेबसाइट पे है। उसकी वजह से इस क्वार्टर में हमें जो बिजनेसेस डीमर्ज होने वाले हैं उनको एज ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस दिखाना पड़ा और जो बिजनेसेस जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स उसका भी डीमर्जर हो गया, जो वापस इसमें आना है वो भी हम लोग नहीं दिखा पाए। तो थोड़ा सा जो है ये जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसका फर्क है। तो इसको जो देखने का तरीका है वो ये है कि जो आप लगभग 240 करोड़ के आसपास का एबिटा देखते हैं 237 238 करोड़ का, वो जो नंबर है अभी कंपनी ऑलकार्गो 3 लिस्टेड कंपनीज में डीमर्ज होने वाली है और हर शेयर होल्डर को एक शेयर ऑलकार्गो के अलावा एक शेयर दोनों कंपनीज का मिलेगा। तो जो 237 का जो नंबर है ये सिर्फ एक कंपनी के भी पार्ट बिजनेस का एबिटा डिनोमिनेट करता है। इसमें अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स जो ऐड होगा उसका तकरीबन 31 करोड़ का एबिटा है, तो दोनों मिला के तकरीबन 268 करोड़ तो ये पहली कंपनी का ही हो जाता है जो कंटिन्यूइंग बिजनेस है। उसके अलावा बाकी डिसकंटिन्यूइंग बिजनेसेस तो सब मिला के तकरीबन 350 करोड़ के ऊपर का एबिटा है। तो एक तो ये थोड़ा सा रिपोर्टिंग फॉर्मेट की वजह से थोड़ा सा लोगों में एक शायद संशय की स्थिति रही कि नंबर्स को कैसे देखा जाए, और जहां तक हमारा नतीजा था तो हमें इसको जो फॉर्मेट्स हैं और क्योंकि अब एक ऑलरेडी ऑर्डर प्रोनाउंस हो चुका है तो हमें इसी तरीके से दिखाना उसको लाजमी था। हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टर्स को बेटर क्लैरिटी दे पाए और आपका चैनल एक बहुत ही अच्छा जरिया है उसके लिए, तो इसलिए शुक्रिया यहाँ पे बात करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा यहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है, एक तो नंबर्स जो दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा और एक जो कंबाइंड एबिटा अगर हम बोले कि जो सारे बिजनेसेस का जो कि सब ऑलकार्गो या उसकी डीमर्ज एंटिटीज में ही रहने वाले हैं तो अब तकरीबन 350 करोड़ के ऊपर है। जहां तक हम लॉन्ग टर्म की बात करें कि जो ये नंबर जो 400 450 के आसपास था पिछले और पिछले से पिछले क्वार्टर में, वो 350 है। तो पहला तो जैसे आपने बताया कि जो एक नंबर्स फ्लैश हो रहे थे कि 40% 50% डाउन है, वो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक जो कंटिन्यूइंग बिजनेसेस को हमें अलग से इस बार दिखाया है उसका वजह से थोड़ा सा था। अगर कंबाइंड देखेंगे तो तकरीबन 350 है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म बात करें तो ये जो क्वार्टर था ये एक थोड़ा सा स्लो डाउन वाला क्वार्टर था। चाइना में जब उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी को चेंज किया तो काफी केसेस बढ़े, फैक्ट्रीज क्लोज हुई, सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हो गई। तो चाइना का जो मार्केट था वो 30-40% डाउन था। उसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के ऊपर काफी फर्क पड़ा है तकरीबन पर्टिकुलरली नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो जहां तक हमारा बिजनेस की सवाल है तो उसका एक थोड़ा आपको इम्पैक्ट देखिए, बट एक टेम्पररी चीज है। एक क्वार्टर या 4 महीने मान लीजिए, वो जनवरी में भी ऐसी सिचुएशन रही, फरवरी से वो ऑलरेडी चेंज हो गई है। लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है, बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है और सारी चीजें जैसा कि हमारा प्लान था स्ट्रेटेजी के हिसाब से एकदम बढ़िया चल रही है। ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पिक्चर तो बताए, फैक्टर्स का भी जिक्र किया। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें प्रिसाइसली, हम लॉन्गर टर्म नहीं सिर्फ इस अर्निंग्स की अगर फोकस करें तो इस क्वार्टर के जो वॉल्यूम्स है वो कैसे रहे हैं? एनएफएल जो आपके मेन सेगमेंट्स है यहाँ पर कैसी ग्रोथ रही है, बाकी सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है और क्या आउटलुक है फिर आगे? जी, सो जो वॉल्यूम्स है हमारी, अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे क्वार्टर दिसंबर एंडिंग क्वार्टर को दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, तो वॉल्यूम्स फ्लैट रही हैं जबकि मार्केट सिग्निफिकेंटली नीचे गया है और हमारा मार्केट शेयर इसमें बढ़ा है। तो हमारा जो मार्केट शेयर आज बढ़ के ग्लोबली जो हमारा मेन एलसीएल फ्लैगशिप बिजनेस है उसमें आज 15% हमारा मार्केट शेयर ग्लोबली हो गया है और ये मार्केट शेयर कंटिन्यू रहेगा या बढ़ेगा। तो जैसे ही ट्रेड वॉल्यूम्स वापस आती हैं, चाइना की सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, ये वॉल्यूम्स वापस से हम ग्रोथ देखेंगे। तो जहां मार्केट में गिरावट आई है, हमारी वॉल्यूम्स ईयर ऑन ईयर फ्लैट रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है मार्केट हमारी वॉल्यूम्स तकरीबन 2% एफसीएल में डाउन है और 6 से 8% एलसीएल में डाउन है, जबकि मार्केट उससे कहीं ज्यादा डाउन है ओवरऑल, जो मैंने बताया आपको चाइना की वजह से। तो ये क्वार्टर 4 महीने की बात है। फरवरी में ऑलरेडी रिकवरी वॉल्यूम्स की स्टार्ट हो गई है, चाइना में सप्लाई चेन्स ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो गई हैं। तो आने वाले महीनों में हमारा मार्केट शेयर मेंटेन रहेगा और जैसे वॉल्यूम्स आएंगे तो वॉल्यूम्स नतीजतन आगे बढ़ेंगी। ओके चलिए, शुक्रिया रवि आपका अर्निंग्स पर कमेंट करने के लिए।
और स्टॉक हालांकि देखेंगे तो 11% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि क्या इमीडिएट सिचुएशन है, लॉन्गर टर्म आउटलुक क्या है, उस पर भी मैनेजमेंट ने अपने क्लैरिफिकेशन दिया। 361 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए 11% की गिरावट ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में देखने को मिल रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, साथ ही लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरें आपको बताते हैं। अदानी मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कोई स्पर्धा नहीं है। इसके साथ ही मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा सहित 4 बड़े राज्यों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। ये चारों राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। 3 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला चल रहा है। हफ्ता हालांकि टफ शुरुआत हुई इस हफ्ते की। अब तक का जो अपडेट है वो ले आते हैं पहले आपके सामने। अमोल अठावले की एक सेल कॉल थी विप्रो पर, जहां पर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टारगेट हालांकि उनका डाउन साइड टारगेट 387 का था, लेकिन 406 का स्टॉप लॉस विप्रो ने हिट कर दिया है। फिलहाल 406 के आसपास ही कर रहा है ट्रेड। अब तक रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में क्या बनी हुई है। राहुल घोष, राजन शाह और अमोल अठावले के बीच में मुकाबला चल रहा है। और मुनाफे के मीटर में अब तक रिटर्न की स्थिति के हिसाब से अमोल अठावले 0.5% रिटर्न दे रहे हैं, पहले नंबर पर हैं। कंपैरिजन करें तो राजन शाह का पोर्टफोलियो फ्लैट लेकिन पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है और राहुल घोष का पोर्टफोलियो 3% के नेगेटिव रिटर्न्स लैंड करते हुए फिलहाल दिख रहा है। तो ये है रिटर्न की स्थिति। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे न्यू यॉर्क कंपनी में आज बातचीत होगी ग्लोबल हेल्थ के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहान और ग्रुप सीईओ पंकज साहनी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। Mongia Steel presents